मैं रिवाइज करवाता हूँ बच्चों। CS एग्जीक्यूटिव CFM न्यू सिलेबस, ये सेकेंड नंबर का लेक्चर है। हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 में कुछ ज्ञान और दिया था आप लोगों को, और थोड़ी बहुत हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की जानकारी ली थी, है ना। आ जाओ, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें देखी थी बेटा हमने? ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे अकाउंटिंग के, याद आ रहे हैं सभी को? चलो, आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देखो आपको अगर याद आ रहा है तो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट 100 नंबर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है। पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स, पार्ट बी फिनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स। प्लीज सब लोग ध्यान दो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग, आसान भाषा में इसको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। अभी आपको कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं, बस आपने अच्छे से ध्यान देना है, सारी चीज बेसिक्स अपना पूरा खत्म होने सारी चीज लिख करके लेना। वैसे पूरे सब्जेक्ट के अंदर में लिखने की चीजें बहुत रहेगी, किसी का हाथ दुखेगा तो नहीं ना लिख लिख के, है ना। रिस्ट की एक्सरसाइज करना चालू कर दो, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा। आपके सीनियर से पूछना, हाँ रिस्ट की एक्सरसाइज के बहुत सारे तरीके हैं, आप डंबल से कर सकते हो, कोई और चीज से कर सकते हो, रिस्ट का मूवमेंट होना चाहिए, बरोबर। तो कैसे भी करो, आप अच्छे से एक्सरसाइज करके आना रोज। और आपके सीनियर से अपने पूछना, पिछला वाला जो पेपर था उसके वाला जो पेपर था वो काफी लेंथी था। जो पहले नंबर का क्वेश्चन था ना, वो 3 पेज का था। कितना पेज? 3 पेज का सिर्फ क्वेश्चन था। इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था। बच्चे का 1 घंटा वो क्वेश्चन पढ़ने में चला गया। फिर बच्चे ने डिसीजन लिया कि अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बाद में सॉल्व करूंगा। मतलब पेपर का समय कितना बचा? आप सिर्फ 2 घंटा, और 2 घंटे में कितने नंबर का पेपर सॉल्व करना है बताओ? 100 नंबर का। देखिए प्रसाद को बुला करके लेके आए, बार बार बंद हो रहा है, अभी बोल दे उसको फोन करके। तो 2 घंटे में उसको कितने नंबर का पेपर सॉल्व करना था? 100 नंबर का। मोए मोए हो गया उसके साथ। अब तुम बताओ पॉसिबल है क्या 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर? नो, पॉसिबल ही नहीं है। कितनी भी स्पीड से लिखा तो भी 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर सॉल्व करके नहीं होता है। मैं अगर सॉल्व करने बैठूं तो मुझे 2 घंटा 40 मिनट लगेंगे, कम से कम 2.5 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट, फुल रफ्तार से भी सॉल्व किया तो भी। बच्चों का कहाँ से होगा फिर 2.5 घंटे में? तो पहला 1 घंटा वैसे बर्बाद हो गया। फिर बच्चे 50-60 नंबर का पेपर लिख के आए CFM का, CS एग्जीक्यूटिव में। अब 50-60 नंबर का पेपर लिखने के बाद उसमें 50 नंबर आने वाले हैं क्या? नहीं। तो हो गया ना, इंस्टीट्यूट ने अपनी 20-25 करोड़ की कमाई बढ़ा दी। कैसे? एक 3 पेज का प्रश्न डाल के इंस्टीट्यूट ने कितने कमाए? करीब करीब 25 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमा लिए। सर कैसे? अरे बच्चे फेल होंगे, फिर से एग्जाम फीस भरेंगे। एग्जाम फी आप लोगों के लिए एक्सपेंस है, इंस्टीट्यूट के लिए इनकम है। सैलरी में पे कर रहा हूं खर्चा, सैलरी मिल रही है, इनकम। रेंट पे कर रहा हूं खर्चा, रेंट मिल रहा है तो इनकम। कमीशन पे कर रहा हूं तो खर्चा, कमीशन मिल रहा है तो इनकम। यस और नो? सारा अकाउंटिंग ही है यार अल्टीमेटली, और है क्या इस दुनिया में? आप भी आपके मम्मा पापा को अकाउंटेबल ही हो ना, है कि नहीं? वो पूछते ना आप लोगों से हिसाब किताब रोज का। ध्यान से सुनना। आसान भाषा में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का मतलब देखा था, हिसाब किताब रखना लेमन्स लैंग्वेज में, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा था मनी और मनी इज वर्थ में ऑन ईदर साइड, अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो और दोनों, तो हम लोग उस सिनारियो को बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हम लोगों को उसकी क्या करनी होगी? रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया अकाउंटिंग के, टू अंडरस्टैंड द फिनेंशियल कंडीशन, टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे, डिसीजन मेकिंग के लिए, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, धंधे की इनकम या एक्सपेंस कितने हैं, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बिजनेस की, और बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन,
यानी बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितना ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें किससे मिलती है बेटा बताओ? अकाउंटिंग से। इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, यही ऑब्जेक्टिव है, यही नीड है, यही रीजंस है। ऑब्जेक्टिव्स बोलो, नीड बोलो, रीजंस बोलो, ये सब क्या है बेटा? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, नीड और रीजंस, जिस वजह से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, आप सभी ने एक चीज देख ली अब तक कि अकाउंटिंग करने के पीछे वजह समझ में आ गया। ये अगर मैं बोलूँ तो ये फायदे भी है, इसी की वजह से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, एडवांटेजेस भी यही हो गए ना, अकाउंटिंग क्यों करो। अभी तक अकाउंटिंग कैसे करते मैंने बताया नहीं है। आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस चीज के जरिए आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसे आप लोग प्यार से लैंग्वेज ही बोलते हो ना। सो तुम मुझे सब लोग एक चीज बताओ, बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप तक किसकी मदद से पहुंच रही है? अकाउंटिंग की मदद से। सो कैन आई से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और जो कि ये लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज को अगर समझना है तो उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती है क्या? सो बगैर बेसिक टर्म्स समझे आप कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हो क्या? नो। बचपन में भी जब आपने बोलना सीखा तो पहले एक एक वर्ड ही बोला होगा ना, कि डायरेक्ट सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया? पहले एक एक वर्ड बोला होगा, वही बेसिक वर्ड है, मम्मा, पप्पा, पानी, सुसु, ऐसे बोलते थे आप लोग, फिर आपकी मम्मा समझती थी। तो वैसे ही यहाँ पे बेसिक टर्म्स है कुछ अकाउंटिंग के भी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बेसिक टर्म, फटाफट से मेरे साथ साथ लिखना है बेटा, मेरे साथ साथ सारी बेसिक टर्म्स लिखना है। सर कल का टाइमिंग बता दो। 9 बजे ब्राउजर में लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट में बोला हुआ है। लो बेटा सब लोग साथ में। सो सबसे पहली बेसिक टर्म लिखो, एसेट्स। सबसे पहली बेसिक टर्म क्या है बेटा? एसेट्स। एसेट्स यानी क्या होता है? एनीबॉडी फटाफट से। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, संपत्ति। और कोई? एसेट्स। क्यों बेटा, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो एसेट्स में नहीं आएगी? गुडविल एसेट नहीं है? फिर आपने तो बोला फिजिकल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लिखो एसेट का मतलब, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जो बच्चों को एसेट का एग्जांपल नहीं पता, एग्जांपल सुन लोगे तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एसेट्स के एग्जांपल है कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फिर कुछ इंटेंजिबल्स भी है, अदृश्य, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब एसेट्स के एग्जांपल है। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? एसेट्स। एसी एसेट, कंप्यूटर सिस्टम एसेट, फर्नीचर एसेट, इंटीरियर एसेट, इलेक्ट्रिक फिटिंग एसेट, प्रोजेक्टर एसेट, फैन एसेट। वो वाटर क्या बोलते हैं, कहाँ गया? अच्छा वो पहले डिस्पेंसर था यहाँ पे, वो भी एसेट। ये सर ये पानी की ये वाटर की जो बोतल है, जो ये जो कैन जो लगी है, इसको एसेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनरली इसका यूज 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, तो ये एक्सपेंस हो गया मेरे लिए। एसेट का मतलब अगर आसान भाषा में कहना है तो रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये प्रोजेक्टर का यूज मुझे आज भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, जा तू एसेट है। एसी का यूज आज भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, जा एसी तू एसेट है। बट ये जो बॉटल पानी की परचेस की है ऊपर का या नीचे का जो डिस्पेंसर है, इसका यूज ज़्यादा में ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर तक ही मिलेगा, यस और नो? तो क्या हो गया, इसी साल में सब हम लोग खर्चा बोल के बुक कर देंगे। ध्यान से सुनना बेटा, एसेट और एक्सपेंस के बीच का फर्क समझना जरा, प्लीज सब लोग ध्यान दो। मैं बहुत एक प्यारा एग्जाम्पल दे रहा हूं सभी को। मैंने 10,000 रुपीज मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जनवरी मंथ में काम करने के लिए। सैलरी मैंने पे किया, बोलो सैलरी क्या है? एक्सपेंस। मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर लाया, बोलो फर्नीचर क्या है? एसेट। दोनों में फर्क समझना। मैंने सैलरी पे किया जनवरी मंथ में काम करने के लिए, बताओ उस 10,000 का, उस सैलरी का बेनिफिट मुझे फरवरी में मिलेगा क्या? नो। वो बोलेगा भैया जनवरी की सैलरी है, जनवरी में काम करूंगा, फरवरी में काम करवाना है, फिर से सैलरी दो। तो इसीलिए सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंस।
जिस पीरियड के लिए आपने पेमेंट किया उसी पीरियड में उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट उससे आगे के पीरियड में यानी फ्यूचर के पीरियड में नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस। लेकिन फर्नीचर मैंने जनवरी में परचेस किया, इसका बेनिफिट फरवरी, मार्च, अप्रैल नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जा, फर्नीचर तो एसेट है। समझ में आ रहा है? 10,000 मेरे जेब से चोरी हो गए, बोलो क्या हो गया? लॉस। तीनों केस में 10,000 जेब से गए। सैलरी के लिए 10,000 गए, आपने उसे क्या बोल दिया? एक्सपेंस। फर्नीचर के लिए 10,000 गए, आपने उसे क्या बोला? एसेट। 10,000 चोरी हो गए तो उसमें आपने उसे क्या बोला? लॉस ड्यू टू थेफ्ट। लॉस ड्यू टू थेफ्ट। सो एक बार 10,000 गए, बेनिफिट सेम पीरियड में मिलेगा, एक्सपेंस। बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, एसेट। बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस। समझ में आए? अभी ध्यान से सुनना, मैं यहां पे एसेट का मीनिंग लिख रहा हूं, फटाफट से लिखो बेटा सब लोग। रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और प्यार से प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एसेट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट। डन? एग्जाम्पल लिखो फटाफट से इसके, लिखो बेटा। कैश, कार, कंप्यूटर, रफ्तार से, हाँ, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, उसके बाद लिखो गुडविल। देखो गुडविल अलग से लिख रहा हूं, कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, एक्सेट्रा। ये आप लोगों की इंटेंजिबल असेट है, इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यू होती है। ये सारी टेंजिबल असेट है, संपत्ति, एसेट्स, राइट? डन? क्या टाइमिंग था लेक्चर का? आज फर्स्ट डे है, बैठो। उसके बाद सेकेंड आइटम लिखना है बेटा सभी ने। बेटो जहां जगह, क्यों वहां पे क्या प्रॉब्लम है? कॉफी गिरा हुआ है, आ जाओ इधर बैठ जाओ। देखो थर्ड रो में, हाँ फोर्थ रो में बैठ जाओ, थर्ड रो में बैठ जाओ। यहाँ पे सर के बेटा थोड़ा जगह दे उधर। 70 बच्चे और बैठते इस क्लास में कम से कम। एसेट के बाद लिखो लायबिलिटीज। एसेट का मीनिंग समझ में आया बेटा? कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, देखो मैं बता दो आप लोग क्या सोच रहे होंगे। सर 10,000 रुपए का आपने दे करके फर्नीचर लिया, तो वो 10,000 रुपए असेट है या फर्नीचर असेट है? फर्नीचर असेट है। वो 10,000 जो कैश गई वो भी असेट ही है। समझ में आया क्या? और ये फर्नीचर भी एसेट है। 10,000 रुपए चोरी हो गए, तो जो चोरी हुआ, जो थेफ्ट है, वो लॉस है। कैश कम हो गई, कैश नाम की असेट कम हो गई, बट जो चोरी हो गया वो क्या है? लॉस है। 10,000 की मैंने सैलरी पे किया, तो बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, सर सैलरी आपने 10,000 कैश पे किया, तो सर आप 10,000 को सैलरी क्यों बोल रहे हो? 10,000 कैश है ना? हाँ 10,000 की कैश कम हुई, किसकी वजह से कम हुई? सैलरी की वजह से।
सैलरी ये एक्सपेंस है, कैश ये एसेट है। मैं कैश के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सैलरी की। ऐसी छोटी मोटी चीजें आती है दिल में, 11th-12th में नहीं आई थी आपके दिल में, क्योंकि 11th-12th में आपके टीचर ने कभी आपको स्कोप दिया ही नहीं डाउट पूछने का। 11th-12th में बस आपको लर्न करना था बहुत सारी चीजें, बट यहाँ लर्न मत करो, यहाँ पे डाउट पूछो। ये छोटी मोटी चीजें, और हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आया क्या? अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले एक बार उतनी चीजें ध्यान रखना, फिर एक बार जब मैं अकाउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे आपके दिल में जो डाउट आ रहे हो सब क्लियर हो जाएंगे। स्टिल क्लियर नहीं हुआ तो मुझे तब के तब पूछना है। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा, फेस टू फेस वाला बच्चा, यस और नो, आ जाओ। चलो बेटा, पहली बेसिक टर्म समझ में आए। मैं एक बार आपको बता दूं बच्चों, अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पेपर नंबर 4, 2 घंटे रोज लेक्चर रहेगा। आज हम लोगों ने, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया, आज हम लोग बेसिक टर्म्स देख रहे हैं। ये बेसिक टर्म्स देखे बगैर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं समझ सकते, इसीलिए हम लोग फटाफट से बेसिक टर्म्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर दें। ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक डेबिट क्रेडिट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो बेटा, अगली बेसिक टर्म लिखो सब लोग फटाफट से, लाइबिलिटीज लिखो बेटा। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। जल्दी लिखना है। जो बच्चे का आज फर्स्ट डे है, देखो इतनी जगह छोड़ना है। लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ, 2 पेज हो गया, तीसरे पेज से लिखो। 2 पेज हो गया, 3rd पेज से लिखना है बेटा। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, फटाफट से लिखना है। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, और कहने से अमाउंट पेएबल। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल। जब भी मुझे किसी थर्ड पार्टी को कुछ देना है तो जो मुझे देना है वो मेरी क्या है? ऑब्लिगेशन। आपकी भी ऑब्लिगेशन है, आपके मम्मा पापा के लिए आपने पढ़ाई करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। आपने भारत के राष्ट्रध्वज का मान रखना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। आपने अगर आपके घर पे गेस्ट आए तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। बट ये सारी सोशल ऑब्लिगेशन है। हम लोग सोशल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नो, हम लोग फिनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल। सर फिनेंशियल विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ, विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। एनी अमाउंट पेएबल इसका एग्जाम्पल है, और लोन टेकन। मैंने उधारी में माल खरीदा 10,000 रुपए का, मुझे कल पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा ना। तो वो भी क्या है मेरे लिए? ऑब्लिगेशन। वो भी क्या है? मेरी लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, मुझे वो लोन चुकाना होगा ना वापस, तो वो लोन जो लिया वो भी क्या है? मेरी ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज। एनी अमाउंट पेएबल टू एनी थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन। मैंने दिनेश से गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज का, मुझे उसे 10,000 रुपीज रीपे करना होगा, वापस करना होगा। या मैंने अगर उससे उधार लिया तो मुझे वापस करना होगा। गुड्स परचेस किया तो मुझे इन फ्यूचर उसे पेमेंट करना होगा। अगर ऑन क्रेडिट लिया, उधारी में लिया, तो बैंक से लोन लिया 2 करोड़ का, मुझे वापस करना होगा। सो ये सब मेरी ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन को ही हम लोग यहां पे प्यार से क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटीज। बट फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, नॉट सोशल ऑब्लिगेशन। उसके बाद लिखो बेटा नेक्स्ट बेसिक टर्म, छोटी छोटी है, 2-2 लाइन में। कैपिटल, फटाफट से लिखना है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर का धंधे में जो कुछ पैसा लगा हुआ है, या पैसे के फॉर्म में, और इन मनीज वर्थ जो कुछ ओनर का इन्वेस्टमेंट है, हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिटल। सो कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। अगर मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मेरे जेब से कुछ पैसे लगे,
मान लो मैंने कार रेंट पे देने का बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी जो पर्सनल कार थी अब मैं आज से बिजनेस के लिए यूज करूंगा, और वो कार मैंने आज से बिजनेस के लिए यूज करने का डिसीजन ले लिया। वो कार थी 10 लाख रुपए की, तो बताओ मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 10 लाख। कैश में हुआ या इन इन द फॉर्म ऑफ कार हुआ? इन द फॉर्म ऑफ कार। सो मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में, मनी और मनी इज वर्थ में जो कुछ ओनर का इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इन मनी और मनी इज वर्थ, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से कैपिटल बोलते हैं। ओनर का धंधे में जो कुछ लगाया हुआ है वो सब क्या है? कैपिटल। हाँ, ओनर का पर्सनल अपनी जेब से लगाया हुआ होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट हो गया और अब इस बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, क्या ये कैपिटल है क्या? नो, ये तो लायबिलिटी है। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हमने, लोन इज द लायबिलिटी नॉट कैपिटल। कैपिटल क्या रहेगा? ओनर ने जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपने जेब से, वो कैपिटल है। समझ में आई क्या बात सभी को? मैं डोंट वरी, अकाउंटिंग बताऊंगा हर चीज की, अभी बस बेसिक टर्म्स समझो। काफी सारे बच्चे अभी से सोचना शुरू कर रहे हैं सर वो डेबिट क्रेडिट, अरे अभी तक डेबिट क्रेडिट स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो मैं एकदम दूध पीते बच्चे टाइप आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, 8, 9, 10 के जो बच्चों को बताते वैसे। हाँ, कैपिटल के अपोजिट क्या रहेगा? ड्रॉइंग्स। ऊपर में ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल। यहां पे ड्रॉइंग क्या है? विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फटाफट से लिखो, बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, किस पर्पस के लिए? फॉर हिज पर्सनल, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस। लिखते जाओ बेटे सारी चीजें, पर्सनल, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया, तो उस विड्रॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ बेटा, ड्रॉइंग। जैसे मान लो मैंने मेरे बच्चे की स्कूल की फीस के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश विड्रॉ की 10,000 रुपीज। 10,000 रुपी क्या हो गया मेरे लिए? 10,000 जो विड्रॉ किया वो गया ड्रॉइंग। मेरा ग्रोसरी शॉप है, उसमें से मैंने गेहूं, चावल, शुगर, ये मैं घर के पर्पस के लिए लेके जा रहा हूं पैक करके घर पे यूज करने के लिए, वो भी क्या हो गया है? ड्रॉइंग्स। जरूरी नहीं कि हर बार ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश रहेगा, इन मनीज वर्थ भी हो सकता है। मान लो ये एसी निकाल करके अब मैं मेरे घर पे यूज करने वाला हूं, आज तक ये बिजनेस में यूज हो रहा था, अब मैं घर पे यूज करूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? ड्रॉइंग्स। उसके बाद आगे लिखो बेटा, डेटर्स। फटाफट से लिखना है, डेटर्स, पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, उसे मैं क्या बोलूंगा? डेटर। यस और नो? मान लो मैंने किसी को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया, अब मुझे उससे पैसे लेने हैं क्या? मान लो मैंने इस बच्ची को उधारी में माल बेचा, अब मुझे इससे पैसे लेना है, तो ये क्या बन गई मेरी? डेटर। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, मुझे बाहुबली से पैसे लेना है, नाउ बाहुबली इज माय डेटर। समझ में आ रही है बात सभी को? हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर के अपोजिट क्या है बेटा बताओ? लिखो, जल्दी जल्दी से लिखना है। क्रेडिटर्स। बेटा लिखने की स्पीड ज्यादा रखो, पहले दिन से बता रहा हूं। क्रेडिटर्स, पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। मैंने किसी से उधारी में क्रेडिट बेसिस पे कुछ परचेज किया है, क्या मुझे इन फ्यूचर उसे अमाउंट पे करना होगा? यस। आप आपके गली नुक्कड़ की किराना शॉप से उधारी में सामान खरीद के लेके आते हो, आप बोलते हो ना भैया कल पैसे दे देंगे, तो वो क्या बन गया आपका? दुकानदार, क्रेडिटर। जब भी आपको किसी पार्टी या पर्सन को इन फ्यूचर कुछ पेमेंट करना है, तो पार्टी या पर्सन आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ का लोन लिया, बताओ वो एसबीआई मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। और वो जो लोन लिया वो लोन मेरी लायबिलिटी है, वो जो लोन लिया वो लोन मेरी लायबिलिटी है, बट मुझे किसे पैसा वापस करना है? एसबीआई को, तो एसबीआई इज माय क्रेडिटर। मैंने मैडम से उधारी में माल परचेस किया, अब मुझे इन्हें इन फ्यूचर पैसा वापस करना है, तो ये मैडम मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर।
मैंने कटप्पा से उधारी में माल परचेस किया, मुझे इन फ्यूचर कटप्पा को पैसे देना होगा। नो कटप्पा इज माय क्रेडिटर। समझ में आ रही है बात? आपके पास क्रेडिटर्स की लिस्ट ज्यादा होनी चाहिए या डेटर्स की लिस्ट ज्यादा होनी चाहिए? डेटर्स की। क्रेडिटर ज्यादा किसको अच्छे लगते हैं? तुम्हें क्रेडिटर अच्छे लगते हैं ज्यादा? तुम्हारे बुक्स में क्रेडिटर्स ज्यादा होने चाहिए? नो, बुरी बात है। फिर कितने सारे लोगों को पैसे देने, सबसे उधार लेके बैठोगे क्या? सो क्रेडिटर ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आई क्या बात सभी को? हाँ, डेटर है आपके, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेने हैं, जहां कहीं पे भी जाओ आपको आपके डेटर ही नजर आ रहे हैं। मुझे इससे भी पैसे लेने हैं, इससे भी लेने हैं, इससे भी लेने हैं, ठीक है, देना तो नहीं एटलीस्ट किसी को। कुछ बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद आगे लिखो बेटा, एक्सपेंस, वही जो आप करते हो रोज, खर्चे। घर से इधर आ रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऑटो का बस का किराया दे रहे हो, एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जो बच्चा यहाँ पीजी में रह रहा है, मंथली रेंट दे रहा है, एक्सपेंस। आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से? लाइन से सबने एक्सपेंस के एग्जांपल बताना है। बोल, पहला खर्चा ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग। हाँ, दूसरा? हाँ, कैंटीन। हाँ बोल, तीसरा? स्टेशनरी। हाँ, बुक्स का। हाँ, अरे जो दिल में आए फटाक से बोल, जो तू खर्चे करता है रोज के। खाना पीना, पीना। हाँ बोल। हाँ, हॉस्टल। हाँ, बस टिकट। हाँ, क्लासेस की फीस। हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोल बेटा। फूड। अरे जो दिल में आ रहा हो फट से बोलो, तुम ब्रेक लगा के सोच सोच के मत बोलो यार ऐसे। तुम्हारे दिल में एक्चुअल में जो आ रहा है वो बोलो। हाँ बोल। गाड़ी का पेट्रोल। हाँ, पीजी। हाँ, खाने पीने पे। क्या खाते पीने, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब तुम्हारे दिल में जो खर्चे आ रहे वो बोलो ना एक्चुअल में। हाँ बोल रहे बेटा। पीजी का रेंट, चाय का। हाँ, ग्रोसरी। हाँ बोल, कपड़े। हाँ, लाइट बिल। हाँ, फालतू खर्चे, फालतू के नाम नाम होंगे ना उस खर्चों के, बहुत सारे। तो समझ में आया क्या? खर्चे बहुत सारे। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, बिजनेस के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? हमने यस एकेडमी के खर्चे बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी दे रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, हर महीने के महीने कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस आता। एसेट खर्चा नहीं हुआ। हाँ, परचेस किया, स्टेशनरी परचेस किया, बुक्स प्रिंट करवाई, सबसे बड़ा कॉस्ट है प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट। ऑनलाइन वालों को तो देना पड़ता है, भले हम लोग फिजिकल मार्केटिंग नहीं करते, ऑनलाइन कभी कभार मार्केटिंग करना पड़ता है 12th के रिजल्ट के बाद, आने के बाद। तो वो मार्केटिंग का कॉस्ट हो गया। टेस्ट सीरीज वाले को पैसा देते हैं, यस और नो? तो ये सब क्या है? खर्चे। अच्छा, खर्चे करते क्यों है ये बताओ तो? शौक है खर्चा करना? नो, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हैं, ताकि बिजनेस हमारा स्मूथली ऑपरेट हो। मुझे एक बात बताओ, मैं व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, क्यों इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर रहा हूं, एसी प्रोजेक्टर का खर्चा कर रहा हूं? क्योंकि बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता। यहां पे फैन नहीं भी रहता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहती तो भी हम लोग पढ़ सकते थे। इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन आया? समझ में आया क्या? बट फिर भी बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, बात समझ में आ रही क्या? सो हम लोग एक्सपेंस क्यों करते हैं? फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और एक्सपेंस की एक खास बात बता देता हूं, एक्सपेंस का बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है। जैसे मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई तो मैंने पंक्चर वाले भैया को 100 रुपी पे किया। वो 100 रुपी इस पंक्चर के लिए या फ्यूचर के सारे पंक्चर के लिए? सिर्फ इस पंक्चर के लिए। मैंने मेरे एम्प्लॉय को जनवरी मंथ का सैलरी पे किया, तो तुम बताओ वो सैलरी जनवरी के लिए या फ्यूचर के सारे मंथ के लिए? सिर्फ जनवरी। मैंने जैन मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बताओ वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पे किया वो जैन मंथ का या फ्यूचर के सारे मंथ का? सिर्फ जैन मंथ का। एक्सपेंस का आप जो पेमेंट करते हो, आपने जिस पीरियड के लिए पेमेंट किया, एक्सपेंस का बेनिफिट उसी पीरियड में मिलता है, फ्यूचर में उस पीरियड के बाद, उस पीरियड के बाद फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन असेट ऐसी नहीं है, असेट फ्यूचर में भी बेनिफिट देते रहती है। इसीलिए हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, जिस पीरियड में पेमेंट किया उससे आगे भी मिलेगा, तो वो रिसोर्स क्या बन जाएगा? असेट। ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट उसी पीरियड में मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा वो क्या बन जाएगा? लॉस। सो एक्सपेंस के लिए यहां पे लिख दो, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स। एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स।
क्यों करते हैं वो भी लिख दो, फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। अकाउंट्स को अपने खून में उतार देना, सलाइन लगा रहा हूं मैं सबको, बीच में सलाइन निकालना मत। समझ में आएगा अकाउंटिंग, ये लाइक एक जनरल स्किल है अकाउंटिंग, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, है ना, रनिंग, वैसे अकाउंटिंग एक जनरल स्किल। अगर समझ के आप इसको सीखोगे तो इस सब्जेक्ट में तकलीफ नहीं आएगी। पढ़ाई समझ के सीखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अकाउंटिंग ये एसेट होनी चाहिए, लायबिलिटी नहीं। चलो एग्जाम्पल लिख लो इसके। सैलरी पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कर रहा हूं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहा हूं। हाँ, टैक्सेस का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग आएगा। कमीशन दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं, कमीशन पे कर रहा हूं, रॉयल्टी पे कर रहा हूं, लेबर चार्जेस पे कर रहा हूं। वही लेबर चार्जेस यानी वेजेस, हमाली लेबर चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैकड़ों एग्जाम्पल है, बराबर। उसके बाद एक्सपेंस के अपोजिट क्या रहेगा, इनकम। लिखो जल्दी जल्दी से, इनकम। ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। इनकम का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ, सेल। अरे उसी के लिए तो सब लड़ाई है जीवन में। यहां से बाहर निकलो, आपको सेल क्या है समझ में आ जाएगा। बाहर निकलो, कहीं पे भी नजर घुमाओ, सब होर्डिंग्स और बैनर दिखेंगे सेल के लिए। रोड पे जाओ, पेड़ कट गए, पेड़ की जगह होर्डिंग्स और बैनर आ गए सेल के लिए। कहीं पे भी नजर घुमाओ, होर्डिंग्स और बैनर दिखेंगे। पेड़ रहता तो शायद वो गिर के लोग नहीं मरते, होर्डिंग्स बैनर गिर गिर के लोग मर रहे, फिर भी लोग होर्डिंग्स बैनर लगाना बंद कर रहे क्या? नो। मालूम है कि नहीं किस्सा? वो मुंबई में बैनर गिर गया, 10-12 लोग जगह पे मर गए, और बाद में पता चला कि उतना उसका लोड ही नहीं था, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी जितना उन्होंने हेवी वेट बैनर वहां पे लगाया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जितना पास की थी एरिया, उससे 2-3 गुना था वो। खैर ठीक है, ये सब होर्डिंग्स बैनर्स क्यों लगाते हैं? सेल बढ़ाने के लिए। हर किसी की इच्छा क्या है? सेल चाहिए। सेल क्या है? इनकम। रेंट अगर मिल रहा है तो इनकम, रेंट पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस, कमीशन मिल रहा है तो इनकम, कमीशन पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस, रॉयल्टी मिल रही है तो इनकम, पे कर रहा हूं तो। कुछ बात समझ में आई क्या? एक्सपेंस के अपोजिट क्या है? इनकम। एग्जांपल लिख लो, सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम। अच्छा, एक बार जो आपको इनकम मिल गई वो आपको किसी को वापस करना है क्या? मेरे लिए इनकम क्या है? वीडियो लेक्चर सेल करके जो पैसा आ रहा है, आपसे जो फीस आ रही है, वो सब क्या है मेरे लिए? इनकम। और एक बार जो इनकम मुझे मिल गई, मुझे वो किसी को वापस करना है क्या? नो, वो मेरी है। जो वापस करना होता है वो लायबिलिटी होती है, फिर वो इनकम नहीं है। जो वापस करना है वो क्या है? लायबिलिटी। जैसे मान लो आपने कोई फ्लैट किराए से लिया, तो आप उस लैंडलॉर्ड को जो रेंट दे रहे हो, वो रेंट लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? इनकम। बट आपने उस लैंडलॉर्ड को जो डिपॉजिट दिया है, वो डिपॉजिट आपको वापस मिलेगा ना फ्लैट छोड़ते समय, तो वो डिपॉजिट लैंडलॉर्ड के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। बिकॉज उस लैंडलॉर्ड को वो डिपॉजिट वापस करना होगा। जो चीज इन फ्यूचर वापस करनी है, लौटानी है, वो ऑब्लिगेशन है, वो लायबिलिटी है। So any refundable deposit received by the landlord is liability, but rent received by the landlord is not liability, it is rent. सही बोल रहा हूं ना? समझ में आई क्या बात सभी को? जो मुझे इन फ्यूचर लौटाना है, दिखेगा सभी को, एक सेकेंड,
जो इन फ्यूचर मुझे लौटाना है वो क्या हो गया, लायबिलिटी। और जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है, एक बार मिल गया वो बस मेरा है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। समझ में आ रही बात सभी को? उसके बाद लिखो बेटा लॉसेस। पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, पेमेंट और आउटफ्लो तो हो गया, बट नो बेनिफिट। सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देना, काफी सारे बच्चे अभी ज्वाइन किए। मुन्ना प्लीज लेक्चर कोई भी दिन का मिस मत करो। इंस्टीट्यूट ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है सीएफएम के अंदर में। पेपर आजकल सीएफएम का डिफिकल्ट आना शुरू हो गया है। 70-80% पेपर प्रैक्टिकल आता है और बच्चे अपसेंट रह रहे। 3-3.5 महीने की बात है, यूं निकल जाएंगे। देखो अभी हमने बैच स्टार्ट किया और मैं आपको बता रहा हूँ 3.5-4 महीने में 31 अक्टूबर आपको लास्ट डेट दिया हुआ है। 3.5 से 4 महीने में आपका बैच खत्म हो जाएगा और बच्चे बस पुणे आए और बच्चों ने पुणे का मजा लेना जस्ट स्टार्ट किया होगा और बैच खत्म। फिर बच्चा अब एग्जाम के समय जोमेटो के जैसे भटकेगा इधर उधर। अरे मेरे को पता ही नहीं चला 3-4 महीने किधर हो गए। खड़कवासला, सिंहगढ़, लोनावला, बाइक, मौसम, और अभी बारिश का सीजन है। बारिश के सीजन में बच्चों के अंदर एक अजीब खुजली होती है। इंसान टू व्हीलर लेके आता है, नई दोस्त बनती है, नया दोस्त बनता है, फिर घूमना फिरना चालू कर देता है और वो समय इतना मीठा होता है ना, एकदम मजा आता है उस समय। 3-4 महीने तो ऐसे पलक झपकते निकल जाते और इंसान फिर बोलता है, मम्मा पापा को झूठ बोलना शुरू कर देता है कि यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। पहले वो सीन बनाते घर पे, सीए सीएस सीएमए की एग्जाम मालूम है मम्मा बहुत डिफिकल्ट रहती, 2% रिजल्ट आया था। फिर घर वाले बोलते एक तो मेरे पहचान वाले ने सुसाइड कर लिया था, सीएस फेल हो गया था। तो फिर मम्मा पापा बेचारे वो भी बोलेंगे क्या, बेवकूफ तो बना दिया, चूतिया बना दिया घर पे सब। अब वो क्या बोलेंगे, बेटा तू टेंशन मत लेना, फेल हो गया चलता। और ये फिर से पुणे आके बाइक पे घूमना शुरू। तो ऐसे बेवकूफ बनाते बच्चे घर वालों को, क्योंकि 3-4 महीने यूं निकलने वाले हैं। बारिश शुरू हो रही है, बाइक लेके इधर उधर भटकने जाना मत। हर बैच के अंदर में 1 से 2 बच्चों का एक्सीडेंट होता है, बहुत खुजली होती है, बच्चे बाइक लेके चले जाते हैं। मेरे लाइफ का एक इंसिडेंस, इसके पहले XYZ जब क्लास में था तब एक बच्चा बाइक लेकर के रात में, एक लड़का और लड़की बाइक लेकर के रात में गए लोनावला, एक्सीडेंट हो गया। लड़का तो जगह पे ही खत्म हो गया क्योंकि रोड डिवाइडर का रॉड जो था वो आर पार निकल गया था सर के। लड़की के चेस्ट में 2-3 ये थे, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर आ गए। बारिश का सीजन, बाइक है, मम्मी पापा ने बाइक दिलवाई है, घूमने निकल जाते। लास्ट टू लास्ट बैच का घूमने गए थे खड़कवासला, वो 20-30 फीट जो खाई रहती ना रोड के साइड में, उसमें गिर गए। तो मरा कोई नहीं उसके अंदर में, बट 7-8 फ्रैक्चर हो गए, मुक्का मार लगी। तो होता है, खुजली होती है, इंसान जाता है घूमने फिरने के लिए। तो प्लीज वो फालतू हरकतें करना मत, सेफ रहना। जो भी काम करो सेफ करो, सेफ। समझ में आएगा? मना नहीं हूं मैं कोई दूध से धुला हो गया, नो। ना ही मैं मेरे यंग टाइम में, ना ही मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब, ना मैं दूध से धुला था। मैं भी घूमने फिरने जाता था, बट अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। समझ में आया क्या? मैं मना तो किसी को कर नहीं सकता हूँ, समझ में आया? क्योंकि मैं कोई राम हूं नहीं, तो मैं हर किसी को ऐसा बोलूंगा नहीं कि यार तुम घूमो फिरो मत। जो करना है सब करो, बस सेफ रह के। अपने घर वालों को बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वो जो लड़का बेचारा खत्म हो गया था, तो उसके मतलब वो एकलौता एक ही लड़का था उस समय। फिर विकास सर ये पुणे हॉस्पिटल के अंदर में ही पोस्टमार्टम करने की बात चल रहे थे, तो उसके मम्मी पापा बोले पोस्टमार्टम क्यों करना है, ये वो सब। तो उस समय काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, फिर विदाउट पोस्टमार्टम उसकी बॉडी को रिलीज किया। बहुत तकलीफ हो गई थी। तो क्या एक छोटा सा आपका गलत डिसीजन और पूरी लाइफ खत्म, आपकी भी और घर वालों की भी। तो बारिश शुरू हो रही है, बारिश के अंदर में इंसान, ये पुणे जो शहर है ना बॉस, इसमें नशा है। एक बच्चा इधर जब आता है तो FC रोड, लोनावला, KP, खंडाला, सिंहगढ़, इधर उधर हिडन स्पेस स्पॉट, जो भी करना है ना, तो मेरा क्या बोलना है, थोड़ा सा अपने घर वालों के बारे में सोच के करना, कुछ भी हरकत करने से पहले। क्योंकि उसके बाद में आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर या तो पुलिस के हाथ में रहेगा, या तो डॉक्टर के हाथ में रहेगा, या तो वकील के हाथ में रहेगा। समझ में आए ना? फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, या तो काला कोट, या तो खाकी कोट, या तो सफेद कोट, इन्हीं के हाथ में रहेगा। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो चक्कर में कुछ भी कहीं भी पड़ना मत। बच्चों को रहता है, बाइक रहती है, जवान खून है, तो इंसान सोचता है कि यार क्या फायदा ऐसी जवानी का जो उफान ना मारे, है ना? पेमेंट और आउटफ्लो बट नो बेनिफिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस।
देखो बताना मेरा काम है। लास्ट टू लास्ट बैच के अंदर में भी बोला था, हर बार मैं बैच शुरू होने पहले बोलता हूं, बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बच्चों को चाहिए एकदम यो यो वाला टीचर, बस सर एकदम मजे करो, आने के बाद स्माइल दो, नाचो गाओ, खत्म। किसी को सच बात कड़वी लगती है, और फिर जब हो जाता है ना, फिर बच्चे एग्जाम के समय मेरे को बहुत मैसेज करते, सर अब क्या करूं, सर प्लीज कुछ गाइड करो। जब गाइडेंस का समय था तब तो किसी ने लिया नहीं, तब मजे, सबको मजे चाहिए थे, यो यो स्माइल, घूमना फिरना। सर क्लास के अंदर में भी एकदम डैशिंग तरीके से, बस वैसी मजे मजे में क्लास निकल गया और पता ही नहीं चला। और एग्जाम के समय फिर वो डंजोर जोमेटो बन के घूमते रहता है इधर उधर, फिर अब क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि देखो एक समय रहता तब तक उपचार हो सकता, वो समय निकलने के बाद फिर उपचार नहीं होता, फिर अंतिम संस्कार होता। समझ में आया कि सभी को? तो अभी उपचार का समय, समय निकलने के बाद फिर उपचार हो सकता है क्या? फिर क्या होता है डायरेक्टली अंतिम संस्कार के समय उपचार की उम्मीद मत करना। थोड़ा सा बात समझना मेरी। तो अभी से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, आप यहां किस पर्पस के लिए आए हो, पर्पस हर दिन हाथ पे लिख के रखो और वो ही पर्पस के लिए काम करो दिन रात। नहीं तो अटेम्प्ट बहुत सारे लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, है ना। थोड़ा सा पागलपन रखना होगा पढ़ाई का, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीएस पास करना, आराम से पास होते हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखना है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखना है, थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में रखना है, दैट्स इट। बाकी घूमो फिरो ना यार, टारगेट पूरा होने के बाद जाके घूम के आओ, आसपास कहीं जाके आओ सेफ। दिन में रात वात में ट्रैवल मत करो, है ना। रोड पे बारिश वारिश रहती, गड्ढे बहुत है पुणे के अंदर में, थोड़ा सा देख के। सो लॉस के एग्जाम्पल लिखो बेटा, लॉस ड्यू टू फायर, फटाफट से लिखो। आग लग गई, माल जल गया, लॉस ड्यू टू माल, स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स। हम जब स्टूडेंट थे तब माल गीला हो जाता था, समझ में आया क्या? रूम में रखा रहता था, खाने पीने का। अरे किचन, हमारे किचन में बारिश बहुत आती थी, किचन में माल रखा रहता था खाने पीने का, मैगी बीगी सब क्या क्या रहता है ना वो सब, तो गीला हो जाता था बारिश आती थी तो। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। चोरी तो हमारे रूम में कभी हुई नहीं, चोर के घर चोरी थोड़ी होती, कोई कर तो ले साला। टाइम था पहले का। सीएफएम का रजिस्टर मैक्सिमम कितने पेज का होना चाहिए? 400 पेज का एक रजिस्टर रख लो, दो लगेंगे 400 पेज के, दो रजिस्टर लगने वाले। चलो उसके बाद लिखो बेटा गेन, गेन फटाफट से लिखना है। गेन मतलब क्या है? आप लोगों के लिए रिसीट है। सर ये तो इनकम हो गया ना फिर, ऑपरेटिंग रिसीट। हाँ इनकम और गेन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बट यहां पे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। रिसीट विदाउट हार्डवर्क। इनकम के लिए आपको हार्डवर्क करना है, गेन बैठे बिठाए हो जाता है। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, सट्टे में पैसे लगाए जीत गए। और एक और खास बात बताओ, गेन और इनकम में फर्क क्या है? गेन बार बार रिपीट नहीं होता, इनकम रिपीट होता है। सेल हमेशा होता है ना, रेगुलर बेसिस पे होता है, बट गेन रेगुलर बेसिस पे होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? बार बार लॉटरी लगेगी, बार बार प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं, बार बार सट्टे में पैसे जीतने वाले हो, यस और नो? तो गेन जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर। किसी को लिख करके रखना है तो लिख लो, गेन जनरली कैसा है? नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर। इनकम रेगुलर बेसिस पे होती है, तभी तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वरना बंद कर देते थे। सालों साल हो गए इनकम ही नहीं हुई, तो क्यों कर रहे हैं धंधा? इनकम रेगुलर बेसिस पे होती है इसलिए हम लोग बिजनेस करते हैं, रिकरिंग इन नेचर, बट गेन नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये टोटल बेसिक टर्म्स हमने देखी है बेटा, ये समझ में आई क्या सभी को? टोटल 10 टर्म्स हमने देखी है। एक बार मुझे कोई बता सकता है कि 10 के 10 टर्म कौन कौन सी देखी है बेटा? एनीबॉडी? रुको आप बोलो, मैं लिखता हूं। एसेट्स, हाँ एक सेकंड रुको। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, और बताओ और बताओ। डेटर्स, हाँ बोलो और।
क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग्स, हो गए 10 टर्म। चेक करो यही 10 थी क्या? एक बार ध्यान से सुनना। एसेट, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी। ड्राइंग, ड्राइंग के अपोजिट डेटर्स, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट लॉसेस के अपोजिट। अरे 5 और अब उसके अपोजिट 5, यही है, यही सब हमने पढ़ा। एक बार बताओ कौन कौन सी है? एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। ऊपर वाले बोलो बेटा। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एक बार फिर से। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। बोलो बेटा। लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। वन मोर टाइम। लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। याद रहेगा सभी को? बोलो एक बार 10 के 10 टर्म। नहीं नहीं नहीं, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। वन मोर टाइम। लॉसेस ना, हाँ फिर से वापस एक बार। इनकम कहां से आ रहा है? ऊपर। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। सर सीक्वेंस में चाह रहे हो क्या आप? हाँ। आगे। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, हाँ। ड्राइंग के अपोजिट डेटर्स के अपोजिट, हाँ, और गेन्स। वेरी गुड। बोल। मैं किसी को पूछने वाला हूं, ठीक है? सब लोग तैयार है ना? मैं ऐसे रैंडमली किसी को पूछूंगा अभी से। सर आप लर्न करवा रहे हो क्या अकाउंटिंग में? जो मैं बोलूँ करो ना। अगर बोला बिल्डिंग से कूद जा तो कूद जाने का, दिमाग मत लगाओ। जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो, आपके भले के लिए। नंबर चाहिए ना अच्छे अकाउंटिंग में, बस करो सब चीजें। हाँ बोलो। आगे। कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। और कौन रहेगा? हाँ यस, आप बताओ। लास्ट बेंच, हाँ। डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एक काम करो 10 बार लिखो तो ये सबकी बुक में ऐसा लिखो। ऐसे बीच में 2 लाइन की जगह छोड़ना, इधर थोड़ी खाली जगह छोड़ना बेटा। ये देखो यहां पे इतनी खाली जगह चाहिए, यहां पे इतनी खाली जगह चाहिए, यहां पे इतनी खाली जगह चाहिए, और बीच में ये 2 लाइन की जगह चाहिए। ऐसे लिख लो। लिखो फटाफट से 10 बार। सारे बच्चे, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, प्लीज ईमानदारी से लिखना बेटा, कसम है आपको। लिखो सब लोग फटाफट से लिखो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। फिर आगे जगह छोड़ना है इसी, देखो मैंने बॉक्स बना करके रखा है। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। लिखो। लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। लिखा? 10 टाइम्स हो गया पूरा? 10 टाइम्स लिखो ना। अरे कैसे बच्चे बीच में रुक जाते? लिखो 10 बार, फटाफट से लिखो, रुकना नहीं बीच में। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आपने भी 10 बार लिखना है। ईमानदारी से लिखो बेटा। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो एज इट इज फॉलो करो, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आप चाहोगे। जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, किसी का अटेम्प्ट लग गया एक, फिर से इस अटेम्प्ट में लेक्चर लिए होंगे, तो आपने भी लिखना है। ऐसा मत बोलना कि ऑलरेडी मैंने एक बार पढ़ लिया पूरा सब्जेक्ट, अब मैं छोटी मोटी बातें लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मेन चीज लिखूंगा। ये ही मेन है।
सारी चीजें लिखना है बेटा अच्छे से। कितने बार लिखा बेटा? 5 टाइम्स हो गया क्या? 5 बार लिखने के लिए जितनी जगह लगी उतनी जगह छोड़ दो, बचे 5 बार घर से लिख के लेके आना। और अभी स्क्रीन पे ध्यान देना एक बार, और अभी एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना। 5 बार लिखा सभी ने? अब ध्यान से सुनना बेटे सब लोग, प्लीज ध्यान दो। अब मैं आपको अकाउंटिंग के लिए रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। करीब करीब 1694 या 1684 की बात है। डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग में एक सिस्टम है, जैसे ये लिखना मत, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो लिखना मत अभी, ये आपके ऐसी जनरल नॉलेज के लिए। वैसे अकाउंटिंग सिस्टम वैसे देखा जाए तो इंग्लिश सिस्टम भी है, और दूसरा एक आपका इंडियन सिस्टम भी है। इंडियन में भी और 2 है, देसी नामा, एक महाजनी पद्धत है, जमानावे, या अपनी जो इंडियन सिस्टम है चाणक्य के समय से चले आ रहा है, और एक इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश में भी और 2 है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री है सब्जी वाला, पान वाला, आप आपकी पॉकेट मनी का हिसाब किताब रखते हो, आपकी मम्मा घर का हिसाब रखती है, वो सब सिंगल एंट्री है। सर हमें कभी मालूम नहीं था वो सिंगल एंट्री है। अरे मालूम तो आपको ये भी नहीं है कि हार्ट का रेट क्या है, फिर भी आप हार्ट रेट है ना, अंदर चल रहा है ना सब। तो वैसे आप जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो आपको पता नहीं कि उसे ये कहते। वैसे ही आप लोग जो आधा अधूरा हिसाब लिख करके रखते हो सब सिंगल एंट्री है। खैर छोड़ो, सिंगल एंट्री हमारा सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ना ही देसी नामा ना ही महाजनी पद्धत। हम लोगों को क्या पढ़ना है? डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग के सिस्टम है। बिजनेस के जो भी व्यवहार है, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली एक बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है, क्योंकि कोई भी माइका लाल वो सारे ट्रांजैक्शन याद करके नहीं रख सकता। इसीलिए वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन एट सम प्लेस, और वो रिकॉर्डिंग के ये सिस्टम है, रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। तो हम लोग कौन सा तरीका सीखने वाले हैं यहां से आगे जिंदगी भर? डबल एंट्री सिस्टम। ये किसने इजाद किया था? ल्यूका डी बागो पैसियोली। सर ये कौन है? फादर ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने ही लेकर के आया था। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इनका कहना था जब भी इस दुनिया में व्यवहार होता है तो 2 चीजें होती है, लेन देन। लेन देन के अलावा कोई तीसरी चीज होती है क्या? नो। व्यवहार में, ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कोई भी केस ले लो, हाँ मां का प्यार ही फोकट में मिलता है बस, और बाप की गाली, बाकी उसके अलावा हर जगह लेन देन है, हर जगह। अपना यहाँ पे कोचिंग क्लास चल रहा है, यहाँ पे भी लेन देन है। तुमने फीस पे किया, हम लोग आपको पढ़ा रहे। आपने मेस लगाई है खाना खाने के लिए, आपने उसको पैसे दिए, वो आपको खाना दे रहा है। कहीं पे भी देख लो, आप मूवी देखने जाते हो, आपने उसको पैसे दिए, वो बदले में आपको मूवी दिखा रहा है। हर जगह लेन देन है। आपको मजा मिल रहा है ना मूवी देख के, मिल रहा है, बदले में आपने क्या दिए? पैसे। हर जगह लेन देन है, हर जगह लेन देन है। समझ में आ रही क्या बात सभी को? और लेन देन के अलावा कोई तीसरी चीज है क्या? नो। लेन देन कितनी चीज है? 2। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम आया। कोई लेन देन की जगह कोई तीसरी चीज होती तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम होता। बेटा लास्ट बेंच प्लीज इधर ध्यान दो, पिस्ता कलर टी शर्ट में जो बच्ची बैठी है, इधर उधर मत देखो मैडम, सामने ध्यान दो, सामने। यही चीजें आगे काम आने वाली है। इसी के भरोसे में अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा पूरी, तभी तो अकाउंटिंग समझ में आएगी ना, वरना रट्टा मारना होगा तो फिर तो 11th वाला मैं अभी तक सिलेबस स्टार्ट कर दिया रहता, एक टॉपिक भी खत्म हो गया रहता अपना अभी तक 2 दिन में, छोटा वाला। ध्यान दो, तो लेन देन बस ये 2 चीजें, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है। सर इसका मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में लेन या देन कोई तो एक ही चीज रिकॉर्ड होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल सही। बट हम लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है क्या? नो। हम लोगों को ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है। पहलू, अप्रोच, एस्पेक्ट। अप्रोच, एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट है?
2, कितने एस्पेक्ट है? 2, लेन देन, गिव एंड टेक, कितने पहलू है? 2, लेन देन, कितने अप्रोच है? 2, लेन देन, सिक्के की साइड कितनी है? 2, यस और नो? वैसे हर ट्रांजैक्शन के अप्रोच भी कितने हैं? 2, और उन्हीं 2 एस्पेक्ट को, इन्हीं 2 अप्रोच को, इन्हीं 2 पहलू को, इसी लेन देन को आप लोग डेबिट क्रेडिट के नाम से जानते हो, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट है। अगर और कोई एस्पेक्ट होता तो डेबिट क्रेडिट और फेडिट कुछ और ही आता तीसरा, बट एस्पेक्ट कितने हैं? 2, अप्रोच कितने? 2, लेन देन, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है। तो अब ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब क्या करते थे मालूम है क्या? जब भी बिजनेस में एसेट्स या ड्राइंग या डेटर्स या खर्चे या लॉसेस या एक्सपेंसेस लॉसेस, जब भी इस कैटेगरी के अकाउंट्स बिजनेस में इंक्रीज होते थे, व्हेनेवर एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीजेस इन द बिजनेस, इंक्रीज होते थे, तब ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब क्या करते थे? इनका हिसाब किताब रखने के लिए ये जो एक पेज है, ये जो एक पेज है, इस पेज पे लेफ्ट साइड में लिखते थे ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते थे। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो कहां लिखते थे? लेफ्ट में। सर उन्होंने राइट में क्यों नहीं लिखा? पूछ के आऊंगा फिर बताऊंगा। उन्होंने लेफ्ट में लिखना चालू किया, कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा ना। सर राइट में लिखते थे तो गलत होता था क्या? नो, राइट में भी लिखते थे तो बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि ये जो ऐसे देसी नामा जो है ये राइट में लिखते थे। महाजनी पद्धत में एग्जैक्ट उल्टा है। महाजनी पद्धत के अंदर में जमा और नावे, जमा मतलब क्रेडिट, नावे मतलब डेबिट, तो वो एग्जैक्ट उल्टा है। चाणक्य के रास्ते चले आ रहे हैं, तो वो लोग कहां लिखते थे? राइट में। तो राइट में लिखो, लेफ्ट में लिखो, कोई गलत है क्या? नो, कुछ भी गलत नहीं है। ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने क्या किया? ये कहां लिखते थे? लेफ्ट में। लेफ्ट लैटिन टर्म में विच मीन्स टू डिबायर, डिबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, तो वहां से पैदा हुआ डेबिट, डेबिट, डेबिट लैटिन टर्म डिबायर से पैदा हुआ विच मीन्स टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लिखते थे, बरोबर है। तो लेफ्ट साइड में सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी। ये कौन से वाले रिकॉर्ड है? लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड्स है। बोलो बोलो, ये कौन से रिकॉर्ड्स है? लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते थे। कहां रिकॉर्ड करते थे? लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो इन सब रिकॉर्ड्स को कहना शुरू हो गया डेबिट रिकॉर्ड्स। इन सबको क्या बोलना शुरू हो गया? डेबिट रिकॉर्ड्स। और यहां से टर्म पैदा हुआ आपका डेबिट रिकॉर्ड्स, DR, इसीलिए डेबिट, इसीलिए डेबिट। वरना बच्चे सोचते हैं सर डेबिट में तो आर है नहीं, फिर DR क्यों लिखा? वो डेबिट रिकॉर्ड्स है। तुम बोलो CR क्या रहेगा? क्रेडिट रिकॉर्ड्स। CR क्रेडिट रिकॉर्ड्स। राइट साइड लैटिन टर्म क्रेडायर विच मीन्स टू राइट, वहां से क्या पैदा हुआ? क्रेडिट। और बोलो क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। ये कैटेगरी के अकाउंट्स बढ़ते तो वो कहां लिखते थे? राइट साइड में। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। तो ये राइट साइड वाले रिकॉर्ड्स थे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिकॉर्ड्स। यहां से क्या पैदा हुआ? CR। सो अब यहां से बस इतनी एक चीज ध्यान रखना, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली की स्टोरी अब थोड़े समय के लिए भूल जाओ। तो मैं इन सब डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए एक सिंपल सा रूल बताता हूं। रूल क्या है? एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट्स को अगर बिजनेस में इंक्रीज करना है, या अगर ये कैटेगरी के अकाउंट्स इंक्रीज होते तो वो कहां लिखता था? लेफ्ट में। तो हमने क्या बोल दिया? इन सब का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और अगर ये बढ़ते हैं तो कहां लिखेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब कहां पे? डेबिट में। अपोजिट तुम बताओ, कम हुए तो कहां लिखेंगे? राइट में। आपका 11th हो, 12th हो, BCom हो, MCom हो, CA, CS, CM में हो, चाहे अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो, ये रूल लाइफ टाइम याद रखना। डन? बस ये लिख करके रख लो, बाकी हम लोग देखेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी लिख करके रखना है ना? एज इट इज लिख लेना।
आज जो होमवर्क दिया होमवर्क कंप्लीट करके आना। बेटा फोटो वोटो खींच के मत रख, उतनी देर में लिख लेगा। फोन में बहुत सारे फोटो है, उन फोटो के बीच में फोटो कहीं खो जाएगा। और फोन अचानक कब तुमको फॉर्मेट करना पड़ जाए कोई भरोसा है? पापा मम्मी आ गए यहाँ पे रूम पे, बैठ गए बाजू में, फोन दिखा रहे बेटा, तो उस समय क्या करोगे? रप 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 एक एक ऐसा इमेज थोड़ी डिलीट करेगा तू, रप से फॉर्मेट कर देगा, तो उसमें मेरा ये फोटो भी चली जाएगा ना भैया। देख लेगा। किस किस के फोन को पासवर्ड है रे यहाँ पे? थैंक यू है, थैंक यू सो मच।